जय हिंद। इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया का आज हमारा 10th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक तो फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल के बारे में। इस फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में बातचीत की हुई है, पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको डिफाइन किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे वेरिएबल्स जिनमें एक टाइम डायमेंशन होता है उनको कहा जाता है फ्लो वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई आपकी ईयरली इनकम पूछे, आपकी मंथली इनकम पूछे, तो ये कैसे वेरिएबल्स हैं? ये फ्लो वेरिएबल्स हैं, बिकॉज इनमें टाइम का एक डायमेंशन है। ऐसे वेरिएबल्स जिनको डिफाइन किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको कहा जाता है फ्लो वेरिएबल्स। और दूसरे होते हैं स्टॉक वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स जिनको डिफाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई पूछे कि आपकी पॉकेट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितने रुपए हैं, तो ये कैसा वेरिएबल है? स्टॉक वेरिएबल है। आप बता दोगे कि 2000 रुपए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछे कि आपके पास में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितनी इन्वेंट्री है, आप बता दोगे। तो वो वेरिएबल्स जिनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन किया जाता है उन्हें कहा जाता है स्टॉक वेरिएबल, और वो वेरिएबल्स जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन किया जाता है उनको कहा जाता है फ्लो वेरिएबल्स। बहुत सिंपल सी बातचीत है, इसके बारे में अपन ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। फिर इसके बाद बात आती है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में, और ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इन जनरल समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है। हालांकि पिछले ही सेशन में अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ ईयर। जीडीपी क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ ईयर इज नोन एज जीडीपी। ये आपको पता होगा, याद होगा। ये जो जीडीपी है इसको दो बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। एक तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे और दूसरा फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे। मार्केट प्राइस के बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उन सब की मार्केट वैल्यू ले लो। ये जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी इसी को कहा जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। होपफुली ये सारी चीजें आपको याद होंगी, आपको पता होंगी, पिछले ही सेशन में अपन ने पढ़ी है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? द जीडीपी कैलकुलेटेड एट प्राइस प्रिवेलिंग इन द करंट ईयर, और करंट ईयर इसमें इंपॉर्टेंट है। करंट ईयर में, प्रेजेंट ईयर में गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस है उस प्राइस पे जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी कैलकुलेटेड एट प्राइस प्रिवेलिंग इन द करंट ईयर। करंट ईयर में जो प्राइसेस चल रही हैं उन पे जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पूरे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के नाम पे सिर्फ टॉयज का प्रोडक्शन किया जाता है। हमने मान लिया कि हमारे इकोनॉमी में सिर्फ टॉयज का प्रोडक्शन किया जाता है। मान लेते हैं कि 2010-11 में 30 यूनिट टॉयज को प्रोड्यूस किया गया और एक यूनिट टॉय की मार्केट प्राइस थी 10 रुपये। मतलब हमारी जीडीपी 2010-11 में कितनी हो गई? 300 रुपये हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लेते हैं कि 2011-12 में सिर्फ 25 यूनिट टॉयज का प्रोडक्शन किया गया, लेकिन 2011-12 में एक टॉय की मार्केट प्राइस कितनी थी? 15 रुपये। मतलब 2011-12 में हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 375 रुपीज़। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है। और मान लेते हैं कि 2023-24 में सिर्फ 20 यूनिट्स टॉयज का प्रोडक्शन किया गया और 2023-24 में एक टॉय की मार्केट प्राइस कितनी थी? 20 रुपये। मतलब 2023-24 की जीडीपी कितनी हो गई? 400 रुपये। ये जो करंट ईयर की प्राइजेस के ऊपर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जा रहा है इसी को कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी।
द जीडीपी कैलकुलेटेड एट प्राइस प्रिवेलिंग इन द करंट ईयर इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? एग्जाम्पल में फिर से देखो हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। पहले प्रोडक्शन कितना था? 30 यूनिट्स का, घट के कितना हो गया? 25 यूनिट। 25 यूनिट से घट के और कितना हो गया? 20 यूनिट। मतलब हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो घट रहा है। बट अगर नॉमिनल जीडीपी देखोगे तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है। पहले 300 थी, अब कितनी हो गई? 375। 375 से बढ़ के कितनी हो गई? 400। मतलब प्रोडक्शन घट रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी नॉमिनल जीडीपी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब सोचो, कोई भी ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्रोडक्शन घट रहा है वो अच्छी इकोनॉमी है या खराब इकोनॉमी है? बट ऑब्वियसली बात है कि वो खराब इकोनॉमी है। इकोनॉमी खराब है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो प्राइस है वो बढ़ रही है। पहले 10 रुपये थी प्राइस, कितनी हो गई? 15 रुपये, और 15 रुपये से बढ़ के कितनी हो गई? 20 रुपये। मतलब जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। इस प्राइस के बढ़ने की वजह से हमें क्या लग रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। और प्राइजेस के बढ़ने की वजह से, सिर्फ प्राइजेस के बढ़ने की वजह से ये नॉमिनल जीडीपी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है, हमारे इकोनॉमी में महंगाई आ रही है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो दो रीजंस की वजह से चेंज हो सकती है। इसको और डिटेल में समझते हैं। दो रीजंस की वजह से चेंज हो सकती है। एक तो एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज हो, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े या घटे, उसकी वजह से हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है, घट सकती है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है और उसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज अगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, वो आगे बढ़ेगी। लेकिन एक दूसरा भी रीज़न हो सकता है इस नॉमिनल जीडीपी के बढ़ने का, और वो क्या हो सकता है? प्राइजेज में चेंज। जैसे अपने एग्जाम्पल में हो रहा है कि प्रोडक्शन तो घट रहा है, लेकिन क्योंकि प्राइजेस बढ़ रही हैं इसलिए हमें ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और अगर प्राइजेस के बढ़ने की वजह से हमें नॉमिनल जीडीपी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये क्या दिखा रहा है कि हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, और अगर सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हमें नॉमिनल जीडीपी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रोडक्शन भी अगर बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है या प्रोडक्शन घट रहा है और आपका जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है कि आपके इकोनॉमी में जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही है, आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। और इसी इन्फ्लेशन को डिस्काउंट करने के लिए, इन्फ्लेशन को हटाकर चीज़ों को देखने के लिए बात की जाती है रियल जीडीपी के बारे में, एक्चुअल जीडीपी के बारे में। रियल जीडीपी इज द जीडीपी कैलकुलेटेड एट प्राइस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर, और इसमें बेस ईयर इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस थी उस प्राइस पे जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कहा जाता है रियल जीडीपी। देखो बेस ईयर क्या होता है, हमारी सरकार बेस ईयर डिसाइड करती है। जैसे अभी हमारे लिए बेस ईयर है 2011-12। ये जो बेस ईयर है इसको लेके भी दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो बेस ईयर है इसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है, इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले बेस ईयर हुआ करता था 2004-2005, अब हमारा बेस ईयर है 2011-2012। हालांकि अभी रिसेंटली सरकार बातचीत कर रही थी कि बेस ईयर को एक बार फिर से रिवाइज करो और बेस ईयर करो 2017-18, लेकिन चेंज किया नहीं गया है। तो अभी तक हमारा बेस ईयर क्या है? 2011-12। ये जो बेस ईयर है इसको रिवाइज क्यों किया जाता है, इसको चेंज क्यों किया जाता है, उसका भी बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो बहुत सारे गुड्स ऐसे होंगे, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होंगी जिनको आज प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन 2011-12 में प्रोड्यूस नहीं किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल iPhone 16, उसको आज प्रोड्यूस किया जाता है, 2011-12 में नहीं किया जाता था। तो ये जितने भी नए गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जो कि आज प्रोड्यूस की जा रही हैं, 2011-12 में नहीं की जा रही थी, उनको अकाउंट में लेने के लिए, उनको इंक्लूड करने के लिए इस बेस ईयर को टाइम टाइम पर रिवाइज किया जाता है।
अभी प्रेजेंटली हमारा बेस ईयर क्या है, 2011-12, और जब बेस ईयर के प्राइजेस के बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कहा जाता है रियल जीडीपी। और इसका फ़ायदा क्या है, इसको भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सेम वही अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2011-12 में जो कि हमारा बेस ईयर है, उसमें सिर्फ 25 यूनिट टॉयज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा था और 1 यूनिट टॉय की मार्केट प्राइस कितनी थी, 15। तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 375। अच्छा, ये जो बेस ईयर है इसमें तो रियल जीडीपी भी कितनी आएगी, 375 ही आएगी, बिकॉज यूनिट्स भी सेम है, प्राइस भी सेम है। लेकिन 2023-24 में अगर देखेंगे तो चीज़ें अलग दिखेंगी। 2023-24 में अगर करंट ईयर के हिसाब से बात करें तो कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया, 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया और प्राइस कितनी थी, 20 ही थी इसकी प्राइस। मतलब जो नॉमिनल जीडीपी निकल के आई वो कितनी आई, 400 रुपये निकल के आई। लेकिन रियल जीडीपी में अपन क्या करते हैं, अपन प्राइस लेते हैं बेस ईयर की, और बेस ईयर क्या है, 2011-12। 2011-12 में प्राइस कितनी थी, 15। प्राइस लेंगे अपन बेस ईयर की और प्रोडक्शन लेंगे अपन करंट ईयर का, और फिर निकालेंगे जीडीपी को, तो हमारी जीडीपी कितनी आ जाएगी, रियल जीडीपी कितनी आ जाएगी, 300 रुपये। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो रियल जीडीपी है ये घटते हुए दिखाई दे रही है। रियल जीडीपी अगर घट रही है तो ये क्या दिखा रही है, भाई प्राइजेस तो कांस्टेंट हैं, प्राइजेस सेम है। प्राइजेस सेम होने के बावजूद आपकी रियल जीडीपी घट रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है इकोनॉमी में, और अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर हमारी रियल जीडीपी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है तो उसका मतलब क्या है, प्राइजेस तो कांस्टेंट हैं, प्राइजेस तो बदल नहीं रही हैं, उसके बावजूद अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। बहुत सिंपल, रियल जीडीपी इज द जीडीपी कैलकुलेटेड एट प्राइस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर, और इसीलिए रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है। बेसिकली रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, प्राइस चेंजेस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं इन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या है, द जीडीपी कैलकुलेटेड एट द प्राइस प्रिवेलिंग इन द करंट ईयर। करंट ईयर में जो करंट प्राइसेस हैं उन पे जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। ये जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन को भी अकाउंट में लिया जाता है और इसमें प्राइजेस को भी अकाउंट में लिया जाता है। और अगर आपकी नॉमिनल जीडीपी सिर्फ प्राइजेस के बढ़ने की वजह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ये क्या दिखाता है कि आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, जैसा कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ सारी चीज़ों को। ये क्या होती है रियल जीडीपी, बेस ईयर में जो प्राइजेस हुआ करती थी उन प्राइजेस पे जब अपन जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जो करंट ईयर में प्राइजेस हैं उन करंट ईयर की प्राइजेस के ऊपर जब अपन जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये दो रीजंस की वजह से चेंज हो सकती है। एक तो एक्चुअल प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है और दूसरा प्राइजेस में चेंज आ रहा है। अगर सिर्फ प्राइजेस में चेंज आने की वजह से, अगर सिर्फ प्राइजेस के बढ़ने की वजह से आपकी नॉमिनल जीडीपी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि हमारे एग्जांपल में हो रहा था, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है आपकी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज प्राइजेस बढ़ रही हैं विच मीन्स कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन है इस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को डिस्काउंट करने के लिए एक डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना आया है। ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है इसको कैलकुलेट किया जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ये भी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी
divided by real GDP into 100 is the formula of GDP deflator। इसको थोड़ा और खोल के देखने की कोशिश करते हैं। देखो, नॉमिनल जीडीपी में अभी अपन पढ़ रहे थे, प्राइजेस को भी अकाउंट में लिया जाता है और क्वांटिटी को भी अकाउंट में लिया जाता है, लेकिन रियल जीडीपी में प्राइजेस को एक तरीके से अकाउंट में नहीं लिया जाता है, बिकॉज रियल जीडीपी में अपन क्या कह रहे हैं कि प्राइजेस को कांस्टेंट रखा गया है, प्राइजेस को सेम रखा गया है, तो प्राइजेस को अकाउंट में नहीं लिया जाता है, सिर्फ क्वांटिटी को अकाउंट में लिया जाता है। मतलब अगर सिंपल मैथ्स देखें तो क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? प्राइजेस। तो ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये दिखाता है कि प्राइजेस में कितना फ्लक्चुएशन आया है, ये दिखाता है कि हमारे इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन आया है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इज दैट फैक्टर विच शोज कि हमारे इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन आया है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अच्छा, नितिन सिंघानिया में अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन और दे रखा है कि ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है इसको क्यों प्रेफर किया जाता है इन्फ्लेशन को जानने के लिए इन कंपैरिजन टू WPI, इन कंपैरिजन टू CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये CPI क्या होता है, ये WPI क्या होता है, क्यों जीडीपी डिफ्लेटर को प्रेफर किया जाता है, इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। ये जो CPI है, WPI है, ये इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में आएगा। तो वहाँ पे ये जो छोटा सा सवाल है, इस सवाल को मैं ले लूँगा, ध्यान रखूँगा मैं। फिलहाल के लिए उस डब्बे को छोड़ देना। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का। वो बेस्ट तरीके से बताता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना आया है या नहीं आया है। और जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। बहुत सिंपल सी बातचीत है। इसके बाद दो टर्म्स और हैं। एक होता है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी नाम से ही क्लियर है, हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट जो आप अचीव कर सकते हो। अगर सारी चीज़ें आपके इकोनॉमी में सही हैं तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट आप अचीव कर सकते हो उसको कहा जाता है पोटेंशियल जीडीपी। जीडीपी गैप क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस इज नोन एज जीडीपी गैप। देखो, अगर आपकी इकोनॉमी में सारी चीज़ें सही हैं तो मान लेते हैं कि आपका जो पोटेंशियल है हाईएस्ट जीडीपी को अचीव करने का वो है 1000, लेकिन आपकी जो रियल जीडीपी है मान लेते हैं वो है 800 सिर्फ। तो ये जो 200 डिफरेंस है ये क्या है? ये जीडीपी गैप है। पोटेंशियल जीडीपी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सस्टेनेबिलिटी। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल रखना वो अपने आप में चैलेंजिंग होता है, इकोनॉमी रख नहीं पाती है। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है ये अपने आप में अफेक्ट करता है पोटेंशियल जीडीपी को। एम्प्लॉयमेंट कैसा है, रोजगार कैसा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो लेबर स्किल्ड है या नहीं स्किल्ड है। अगर मिल रहा है तो लेबर को फुल पोटेंशियल तक यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं पोटेंशियल जीडीपी को। टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी भी पोटेंशियल जीडीपी को अफेक्ट करती है। अगर बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बहुत एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है तो पोटेंशियल जीडीपी के आप करीब होगे। अगर टेक्नोलॉजी खराब है तो आप पोटेंशियल जीडीपी से दूर होगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, सरकार ने कैसे नियम कानून बनाए हुए हैं। अब सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा अजीब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, तो वहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी को अटेन करना अपने आप में डिफ़िकल्ट होगा। फिर फाइनली स्टडी करेंसी। जैसे हमारा रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट में फ्लक्चुएट करता है, तो आपकी करेंसी कितनी स्टडी है वो भी डिटरमाइन करती है कि आप पोटेंशियल जीडीपी के कितना करीब होगे। अगर ये सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ठीक हैं, बढ़िया से ऑपरेट कर रही हैं तो आप पोटेंशियल जीडीपी के आसपास होगे, उसके पास जा रहे होगे। अगर इन सारी चीज़ों में कमी है तो आप पोटेंशियल जीडीपी से दूर रहोगे। बहुत सिंपल सी बातचीत है आज की बातचीत में टर्म रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के लिए आपकी जो फाउंडेशन है वो थोड़ी सॉलिड हो जाएगी। छोटा सेशन रख रहे हैं अपन बिकॉज रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इससे पहले अपन ने जीडीपी के बारे में बात की, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस वगैरह के बारे में बात की, जीएनपी के बारे में बात की। इन सारी चीज़ों को एक बार दिमाग में बिठाओ। जैसे जैसे बेस ले डाउन हो जाएगा वैसे वैसे अपन धीरे धीरे सेशंस को लंबा करने की शुरुआत कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।